चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। आरोप लगाते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत मीठी मौसी हैं, वो बात सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आपके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हो तो बुरा लगता है। गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार चुनाव में ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि आपकी सीट फंसी हुई है कि गजेंद्र सिंह शेखावत नरेंद्र मोदी के काम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास अपना काम बताने का काम नहीं है? अब वो ये कहते हैं कि सोने की सीढ़ी बनाएंगे। मुझे लगता है कि उसके लिए वो सोना जो राहुल गांधी जी आलू से सोना बनाएंगे उस फैक्ट्री से लेकर के आएंगे। सांसद जी, आप मंत्री भी हैं, आपने तमाम काम गिनवाए, पीने का पानी भी आपके हिस्से था, क्या वो काम पूरा हो पाया? बिल्कुल नहीं। आपकी केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, तो क्या आपने व्यक्तिगत सांसद होने के नाते ये प्रयास किए कि मैं पानी लेकर आऊं? करण सिंह उचेरा ये आरोप लगा रहे हैं कि 2019 का चुनाव गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी घोटाले के पैसे से लड़ा। केंद्र में भी अब आपकी सरकार है, राज्य में भी है। आपने संजीवनी पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए? क्या आप विक्रम सिंह इंद्रोही के पार्टनर रहे हो, बिजनेस पार्टनर, इस तरह के भी आरोप लगाए गए? कुछ कंपनी के शेयर जो है वो विक्रम सिंह ने खरीदे थे इंडिविजुअल कैपेसिटी में। डोटासरा जी आए थे तो बोले थे कि मारा शेखावटी का टाबर आ गया है, मारे एक टाबर अठे आ गया इरो लाड राख छो आज उरो पाछ होते थे। इंटरनली पार्टी में सब कुछ ठीक है। बाबू सिंह, उनके साथ कुछ मतभेद हुआ था क्या? इस बार के चुनाव में क्या कुछ सीटें फंसी हुई लग रही है? और खासकर कि आपके पड़ोस की बाड़मेर की रविंद्र तो बीजेपी में आ गया था, लेकिन जो आसपास के बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते थे, इसलिए टिकट कट गया, आपने विरोध किया था। हाँ, मुझे लगता है सब चीजें मैंने ही की थी। घड़ी में रात के 2 बजने को है, तारीख 12 अप्रैल की हो चली है जी, रात के 2 बजे। चुनावी व्यस्तताओं और कार्यक्रमों के बाद समय निकलना थोड़ा मुश्किल होता है नेताओं के लिए, और हम पत्रकारों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है उन तक पहुंचना। लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमें समय दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत को लोग एक मजबूत नेता और केंद्र में मजबूत मंत्री के तौर पर जानते हैं, लेकिन जोधपुर के लोग इनको प्यार से गजू बना कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या है इसकी कहानी? देखिए, हमारे यहाँ मारवाड़ में इसी तरह से निकनेम से लोगों को बुलाने की परंपरा है। और मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब से सारे दोस्त लोग इसी नाम से पुकारते थे। जब मैं 1992 में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना तब भी लोग इसी नाम से पुकारते थे, और धीरे धीरे यही मेरी पहचान बन गई। सभी लोग मुझे आज भी इसी नाम से पुकारने में अपने आप के दिल के ज़्यादा करीब पाते हैं। तो सभी लोग औपचारिकताओं से हट करके मुझे गजू बना ऐसा ही कहते हैं। यहाँ तक कि मंत्री बनने के बाद में भी, सांसद बनने के बाद में भी लोग मंच पर से भी ये कहते हैं कि औपचारिकता वश हमको ये कहना पड़ रहा है, लेकिन हमको कहना तो वही अच्छा लगता है। तो प्रधानमंत्री क्या बुलाते हैं आपको, गजेंद्र या गजू बना? प्रधानमंत्री जी तो गजेंद्र सिंह जी कह करके बुलाते हैं। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है सभी को आदर देने का, आदर सूचक शब्दों से बोलने का, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही गजेंद्र सिंह जी ऐसा कह करके ही बुलाया। मुझे लगता है शायद मेरे सफ़ेद बालों को देख करके वो ऐसा कहते हैं। खैर, आते हैं चुनाव पर। तीसरा चुनाव लगातार आप जोधपुर से लड़ रहे हैं। पहला चुनाव लड़ा तो आपको करीब 60% से ज़्यादा 66% की वोट मिले। दूसरा चुनाव आपने मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ लड़ा। तीसरा चुनाव अब लड़ने जा रहे हैं। ये चुनाव कुछ अलग है क्या? देखिए, हर एक चुनाव अपने अपने अलग होता है। हर एक चुनाव का हर दिन अपने आप में एक अलग होता है। नवीनता लिए भी होता है, नए डायनेमिक्स पर होता है। हर चुनाव अलग अलग तरह के डायनेमिक्स पर लड़ा जाता है। अगर मैं ओवरऑल स्पेक्ट्रम में बात करूं तो जो पहला चुनाव था 2014 का चुनाव, 2004 से 14 तक की जिस तरह की परिस्थितियां देश में थी और जिस तरह के हालात बने थे और लोगों के मन में जो आक्रोश था, उस आक्रोश के विरुद्ध माननीय मोदी जी को एक आशा की किरण के रूप में देखते हुए जनता ने मत दिया था। और क्योंकि मोदी जी की सरकार बननी थी, इसलिए देश भर में मोदी को प्रधानमंत्री पद बनाने के लिए लोगों ने, और परिवर्तन के संकल्प को लेकर के लोगों ने अति उत्साह के साथ में मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी ने 272 सीटों की अपेक्षा की थी। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था, न कोई सेफोलॉजिस्ट, न कोई मीडिया के लोग, न कोई एनालिसिस्ट, और न ही कोई राजनीति की समीक्षा चौक चौराहों पर बैठ करके करने वाले लोग। लेकिन
देश की जनता ने 282 सीटें दी। दूसरी बार का जो चुनाव था, 5 साल के कालखंड में जिस तरह से देश की सरकार ने काम किया और उसके कारण से जो भरोसा लोगों को हुआ, उस भरोसे के नाम पर देश की जनता ने मतदान किया। और अब की बार इस पिछले 10 साल में जो देश की जनता ने परिवर्तन को अनुभव किया है अपने जीवन में भी, और समाज के हर पक्ष ने, गरीब ने भी, व्यापारी व्यवसायी ने भी, छात्रों ने भी, युवाओं ने भी, महिलाओं ने भी उस परिवर्तन को जो महसूस किया है, और उस परिवर्तन के आधार पर लोगों ने माननीय मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को जिस तरह से अपने साथ में अटैच किया, अपने साथ में जुड़ाव महसूस किया, अब की बार उस विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए लोग मतदान करेंगे। अब अगर मैं जोधपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो पहला चुनाव क्योंकि माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश भर में एक तूफान चल रहा था, उस पर हुआ था। दूसरा चुनाव निश्चित रूप से डिफरेंट डायनेमिक्स पे था, कठिन भी था, क्योंकि 18 में हमारी सरकार राजस्थान में चली गई थी, माननीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए थे। गहलोत साहब के पुत्र को उन्होंने मेरे सामने कैंडिडेट फील्ड किया था। गहलोत साहब यहाँ, आपको जानकारी ही होगी, 5 बार यहाँ से सांसद रहे, 3 बार केंद्र के मंत्री रहे, 3 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार बने थे उस समय तक, और लगभग 5-6 बार उस समय तक विधायक हो गए थे। तो उनकी रूट्स बहुत गहरी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे थे और वो मुख्यमंत्री थे, तो निश्चित ही सरकार की सारी मशीनरी सामने आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी और फिजिकल रिसोर्सेज भी सभी साथ में काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के देश भर के नेता, राजस्थान के सारे मंत्री और मंत्रियों के संतरी, सब लोग जो है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में ही डटे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी 162 चुनाव में जो टोटल मीटिंग्स देश भर में की, बीइंग टॉलेस्ट लीडर, कांग्रेस के वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, उसमें से 122 सीट का जो है मीटिंग्स केवल और केवल जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में की थी, बेटे के चुनाव में। लेकिन क्योंकि जनता को मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना था और विश्वास के साथ में काम कर रहे थे, इसलिए बड़े अंतर से, लगभग 3.25 लाख वोटों के अंतर से जोधपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के पुणे लोकसभा में भेजा था। अब की बार का चुनाव, अभी हाल ही में हमने लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव जीता है जी। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं, मात्र एक गहलोत साहब की खुद की विधानसभा, जो भी बहुत थोड़े अंतर से वो जीत पाए, उसको छोड़ करके बाकी 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। और खिला ही नहीं, बड़े बहुमत के साथ में खिला है, बड़े अंतर के साथ में खिला है। इन 7 विधानसभाओं में लगभग 1,20,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। तो अब की बार का चुनाव मुझे लगता है कि बहुत अनुकूलताओं का चुनाव है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि करण सिंह उचियार्डा जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ, आपके दोस्त जो आपके लिए मंच से अच्छी बातें करते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आप उनके भाषण सुनते हैं आप उनके? मुझे लगता है मैम पूरे तो नहीं सुने, लेकिन कुछ रील सोशल मीडिया पे 1 आध 2 4 जो वायरल होती हैं, कुछ लोग दिखाते हैं बिठा करके कि उन्होंने ऐसा बोला है। कुछ लोग जिनको दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि देखिए मारवाड़ की जो एक क्षेत्र है, अब मारवाड़ी परंपरा को नहीं अटे दुश्मन ने भी इन तरोरी भाषा रे साथे बदलावनी बोलनी रवायत को नहीं। जब यहाँ इस तरह से करण सिंह जी बोलते हैं तो लोगों को मन में दुख और तकलीफ होता है। तब लोग आकर के मुझे कहते हैं कि करण सिंह जी ने इस तरह से बोला है, देखिए आपके लिए इतना हल्का बोल रहे हैं। मुझे एक दिन पहले भी किसी मित्र ने पूछा था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मेरे माता पिता ने करण सिंह जी के लिए, जब मैं सम्मान के शब्दों से बोल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए वो ऐसा बोलते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो मेरे माता पिता ने, मेरे विचार परिवार ने और मेरे दल ने और मेरे नेताओं ने, सब ने मुझे यही सिखाया है, संस्कार भी यही सिखाए हैं। घर परिवार ने भी यही संस्कार दिए हैं कि सबको सम्मान के शब्दों से बोलना चाहिए, सम्मान के साथ में बातचीत करना चाहिए। अब उनको, उनके संस्कार उनको मुबारक है, मैं तो उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। मैंने उनका भी इंटरव्यू किया, उन्होंने कई सारे आरोप आप पे लगाए हैं। मैं बारी बारी से उन आरोपों पे आऊँगा, जवाब लूँगा।
कुछ जानकार जो हैं जयपुर और जो दिल्ली में हैं, उन्होंने कहा कि ये तीसरा चुनाव है, 10 साल हो गया, 10 साल में एक नेता के लिए एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार चुनाव में ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि आपकी सीट फंसी हुई है कहीं से? देखिए, मुझे न तो ये लगता है कि सीट फंसी हुई है, और आज आप अपनी किताब में लिख लीजिए, पिछले चुनावों के मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन से यहाँ जोधपुर लोकसभा सीट हम जीतने वाले हैं। मैं जो नीचे धरातल पर 2 चीज़ें देखता हूँ, एक कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह कितना है, और दूसरा जनता का रिस्पांस कैसा आ रहा है। जब जनता का रिस्पांस भी पॉजिटिव दिखता है और कार्यकर्ताओं के मन में ऊर्जा और उत्साह भी दिखाई देता है, तो किसी भी तरह का कोई संशय बाकी नहीं रह जाता। आपने जिक्र किया 2047 का, तो अब मैं सीधे आपके जो खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन पे आ जाता हूँ। उन्होंने एक बयान दिया कि 2047 में विकास की बात करते हैं, 2047 में गजू बना 80 साल के होंगे, मोदी जी 100 साल से ऊपर हो जाएंगे, हम रहेंगे नहीं तो वो विकास देखेंगे कहाँ से, आप हमको जिता दो। और एक बयान उनका बड़ा वायरल हुआ कि मैं जो है चांद तक सीढ़ी बना दूंगा सोने की। देखिए, ये तो हास्यास्पद है। उनकी पार्टी ने 55 साल तक सरकार में रहने का सौभाग्य प्राप्त किया देश में। आज़ादी के 67 साल बीत जाने के बाद में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। तब तक साहब देश में 4 करोड़ घरों के पास, 4 लोगों के पास पक्के घर नहीं थे, 18,000 पंचायतों में बिजली नहीं थी, 4 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी, 11 करोड़ घरों के पास में गैस का चूल्हा नहीं था, लकड़ियाँ बीननी पड़ती थी, उपले थापने पड़ते थे, धुआं पीना पड़ता था, 12 करोड़ परिवारों के पास में शौचालय नहीं थे, नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था, 45 करोड़ परिवारों के पास में बैंक का खाता नहीं था। अब यदि ये लक्ष्य लेकर के कोई सरकार काम करेगी, ये सब तब होगा, एक ही साथ होगा, तो अन्यथा काम करने की क्या आवश्यकता है। कोई व्यक्ति इस सोच के साथ में काम करे तो उसकी सोच का तो भगवान ही मालिक है। तो उन्होंने तंज किया भारत जैसा देश एक दिन में नहीं बनता। जो 70 साल की खाइयाँ थी, उन खाइयों को बूर करके, उनको पाट करके धरातल बनाने का काम देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है, और तब आज देश उत्साह से लबरेज होकर के 2047 तक हम विकसित बनाएंगे, इस लक्ष्य के साथ में माननीय मोदी जी के साथ कदम ताल करता है। अब वो ये कहते हैं कि सोने की सीढ़ी बनाएंगे, जैसा आपने कहा, मुझे लगता है कि उसके लिए वो सोना जो राहुल गांधी जी आलू से सोना बनाएंगे, उस फैक्ट्री से लेकर के आएंगे। ये इस तरह के टिप्पणियां करना, गैर जिम्मेदाराना, आधारविहीन, तथ्यविहीन हवाई किले खड़े करना, ये शायद इसी तरह के किले खड़े किए हैं तब उनकी जितनी बनाई हुई कॉलोनीज़ हैं। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार जोधपुर से जाने से पहले उन कॉलोनीज़ में जा कर के, उन्होंने 10, 20, 22 प्रोजेक्ट किए होंगे जोधपुर में, उन कॉलोनीज़ में जा कर के कॉलोनी के लोगों के साथ में उन्होंने जो बड़े बड़े चांद की सीढ़ी तक का, सोने की सीढ़ी चांद तक बनाऊंगा कि जो वादे किए थे वो कितने धरातल पर खरे उतरे, पहले उनसे बातचीत कर लीजिएगा। ये बात, इस पे आपने जो काम गिनाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के, वो बोले यही तो बात है कि गजेंद्र सिंह शेखावत नरेंद्र मोदी के काम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास अपना काम बताने का काम नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी और गजेंद्र सिंह शेखावत में कोई फ़र्क है क्या? देश की सरकार काम करती है तो हमारी साझेदारी है देश की सरकार के साथ में, देश की सरकार के हम हिस्से हैं। देश की सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारी सरकार ने जो काम किया वो हमारी सरकार काम नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 80,000 लोगों के मकान बने, गरीबों के 1,20,000 से ज़्यादा महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिला है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर जो है कम से कम 60-70 हज़ार घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचा है जहां अंधेरा था, वो काम अगर मेरे प्रधानमंत्री ने किया है तो क्या वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम मेरा काम नहीं है? ये सोच जो है ना, मेरा और तेरा की सोच, अपना और पराया की सोच, अमीर और गरीब के बीच भेद की सोच, हिंदू और मुस्लिम के बीच के भेद की सोच, ये सोच खड़ी करना, पैदा करना, और इस दूरियों के आधार पर अपनी कुर्सियों को बचाए रखना,
ये कांग्रेस का डीएनए है जो करण सिंह जी के वक्तव्य में परिलक्षित होता है। बोले कि वो आरोप उन्होंने इंटरव्यू में लगाया कि वो तो कुछ किए नहीं थे, जब मैंने पूछना शुरू किया तो उन्होंने एक बुकलेट छपवा दी। अब उस बुकलेट में जो पचपदरा वाली रोड है वो गजेंद्र सिंह शेखावत भी बोलते हैं कि हमने बनवाई है, वो कैलाश चौधरी भी बोल रहे हैं कि हमने बनवाई है। पहले वो तय कर लें कि किसने बनवाई है। हम दोनों मिलकर के कोई सड़क नहीं बनवा सकते क्या? अगर जोधपुर से जैसलमेर तक कोई सड़क जाती है या जैसलमेर से बीकानेर से जोधपुर होते हुए सड़क जाती है, क्या दो सांसद मिलकर के अपने क्षेत्र के सामूहिक विकास के लिए काम नहीं कर सकते क्या? मुझे लगता है कितने हास्यास्पद बातें वो करते हैं। मैं एक दिन सुन रहा था, वो कहीं कह रहे थे कि एक भी काम अगर उनका किया हुआ बता दें तो मैं अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लूँगा, ऐसा उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दिया, मुझे किसी ने दिखाया। वो जोधपुर में अपने घर से निकल करके, मुझे पता नहीं आपने कहाँ इंटरव्यू किया था उनका, अपने घर से निकल करके उनका गांव जो जोधपुर से मात्र 8-10 किलोमीटर दूर होगा, वो जाते होंगे तब रास्ते में एक 6 लेन का रिंग रोड क्रॉस करते होंगे, जो जोधपुर का अब तक का, आज़ादी के बाद से अब तक का सिंगल लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है मॉनिटरीली, पैसे के हिसाब से। उसको क्रॉस करके जाते हैं, वो उनको दिखता नहीं है। 2000 करोड़ रुपए की 6 लेन रिंग रोड 106 किलोमीटर लंबी, वो पिछले 6-7 साल में बनी है। जोधपुर को कनेक्ट करने वाले सारे हाईवेज, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर बीकानेर, जोधपुर पाली, जोधपुर से बर बिलाड़ा होते हुए बर में जाकर के नेशनल हाईवे की जो कनेक्टिंग 125 किलोमीटर की रोड है, और जोधपुर से सरदार समंद होकर के और सोजत तक नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने वाली रोड लगभग 100-120 किलोमीटर। ये सारी सड़कें 4 लेन और 2 लेन पेव शोल्डर्स पिछले 10 साल में बनी है, शायद करण सिंह जी को दिखाई नहीं देती। जोधपुर का एयरपोर्ट, जिसके विस्तार के लिए जोधपुर पिछले 30 साल से इंतजार कर रहा था, माननीय गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री होते हुए भी और माननीय गहलोत साहब नागरिक उड्डयन मंत्री होते हुए भी जिसके विस्तार के लिए एयरफोर्स से ज़मीन नहीं दिला पाए थे, वो ज़मीन मिली 37 एकड़, और ज़मीन मिल करके उसके एप्रिन का विस्तार हुआ। 2 हवाई जहाज जोधपुर में एक साथ एक समय में अधिकतम खड़े हो सकते थे, आज 12 खड़े रहते हैं। वो शायद उनको दिखता नहीं है। सिर्फ दिल्ली और मुंबई के साथ में कनेक्टिविटी थी जोधपुर की पहले, उस जोधपुर की आज देश के हर बड़े शहर के साथ में एयर कनेक्टिविटी है, वो उनको शायद दिखता नहीं है। जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन, जोधपुर से फुलेरा तक रेलवे लाइन डबल हो गई और इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया, वो भी शायद उनको दिखता नहीं है। उसको भी शायद वो जो है काम सांसद का काम नहीं मानते होंगे। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पे सेकंड एंट्री गेट बन गया, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फुटओवर ब्रिज बन गया, वो भी शायद वो सांसद के खाते में लिखने को तैयार नहीं है। जोधपुर का रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट हो रहा है, 450 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है और उसका काम शुरू हो गया है। आने वाले 1.5 साल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जोधपुर में होगा, वो भी शायद उनको दिखता नहीं है। जोधपुर में 406 से ज़्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बन गई, गांव 406 गांव सड़क से जुड़ गए, वो भी शायद उनको दिखता नहीं है। अब ये जो दृष्टि दोष उनका है, वो दृष्टि दोष जानबूझ करके आंखें मींच करके बंद करके उन्होंने दृष्टि दोष पाया है, या खुली आंख से भी उनको विकास दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि मुझे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा, देखिए गरीब के घर में जो काम हुआ, चाहे घर बना, शौचालय बना, बिजली आई, गैस का चूल्हा आया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली होगी, आज गरीब के घर में जो लाभ हुआ वो कांग्रेस पार्टी के लोगों को कभी नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि उनके लिए लाभ वही होता है या तो उनके व्यक्तिगत विकास हो और या गांधी परिवार के घर में कोई जो है उनकी संपत्ति में अभिवृद्धि हो, केवल वही उनके लिए विकास होता है। उन्होंने कहा कि आकलिया चौराहे से लेकर पाटवा तक एलिवेटेड रोड बनने की मांग थी, अब तक पूरी नहीं हुई, 2 बार फीता कट चुका, कहाँ है वो एलिवेटेड रोड? मुझे एक भी तो वो दिखा दें कि फीता कहीं कटा है। किसी भी प्रोजेक्ट का टेंडर प्रक्रिया जब तक पूरा न हो तब तक उसका शिलान्यास कैसे हो सकता है? शिलान्यास नहीं होगा तब तक निर्माण कैसे हो सकता है? निर्माण नहीं हो तब तक फीता कैसे कट सकता है? तो बनेगी वो फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जोधपुर में बनेगा वो। इसको लेकर के मैंने पिछले लगातार 4 साल तक प्रयास किया है। ये मेरा ब्रेन चाइल्ड नहीं था, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। गहलोत साहब ने इसकी चर्चा शुरू की थी, उन्होंने MORTH में बात की,
वहाँ वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि 2000 करोड़ रुपए की जो है ये रिंग रोड बना चुके थे। उन्होंने रोड सेफ्टी फंड में भी कोशिश की, वहाँ भी इनकार हो गया क्योंकि ऑलरेडी जोधपुर के चारों तरफ रिंग रोड बन गई थी, तब ये बनाने की एंड नेशनल हाईवे उसको बनाए उसकी आवश्यकता नहीं, उन्होंने नहीं मानी थी। उन्होंने 15 फाइनेंस कमीशन से प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ग्रांट में भी इसके लिए ग्रांट में भी इसके लिए आवेदन किया था, वो भी नहीं बन पाई, वहाँ से स्वीकृति नहीं मिली। मैंने माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैंने उनको कन्विंस किया कि ये शहर की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस प्रोजेक्ट बनाया। गहलोत साहब की सरकार, जिस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में करण सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं खुलासा करूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। उस प्रोजेक्ट को जो है वो लाइट ऑफ द डे न देख सके, इसके लिए गहलोत साहब की सरकार ने पूरे जत्न प्रयत्न किए थे, बार बार रोकने की साजिश की थी, लेकिन उसके बाद भी उसकी डीपीआर कंप्लीट हो गई है। डीपीआर कंप्लीट होने के बाद में उसको जो है MORTH ने सैंक्शन दे दी है और उसकी टेंडर प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हुई है। जब टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है तो बनेगी भी। प्रधानमंत्री एक लाइन बोलते हैं, अटकाना भटकाना लटकाना ये हमारी सरकार में नहीं होगा। ये एक एलिवेटेड रोड है जिसको लोग कह रहे हैं कि ये अटकी भी, भटकी भी और लटकी भी, और उसका सारे पाप जो हैं वो गहलोत सरकार के थे। तो अगर मैं जल जीवन मिशन का बात करूं, अटकाना भटकाने और लटकाने का काम उन्होंने किया। जोजरी नदी के पुनरुद्धार की बात करूं, जिसके किनारे पर आदरणीय करण सिंह जी का गांव बसा है, उसको अटकाने लटकाने और भटकाने का भी काम उन्होंने ही किया है, उन्हीं की सरकार ने किया है। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो नदी के पुल पर खड़े होकर के कह रहे थे ये जल शक्ति मंत्री के शहर में इतनी गंदी नदी है। सब मैं आपको बताऊं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, 2019 में जब मैं दोबारा सांसद बन करके गया, 15 फाइनेंस कमीशन काम कर रहा था। कमीशन के चेयरमैन जोधपुर के दामाद हैं, महाराजा गज सिंह जी की जो हैं फर्स्ट कजिन सिस्टर की, उनसे साथ शादी हुई। मैंने NK सिंह साहब को टेलीफोन किया कि मुझे आपसे मिलने के लिए आना है, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोटोकॉल बड़ा है, मैं आपके कार्यालय में आ जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप दामाद हैं शहर के, मुझे ही आपके ऑफिस आना है। मैं गया, मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे जोजरी नदी के शुद्धिकरण के लिए, उसके रिजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ग्रांट में पैसा चाहिए। गहलोत साहब ने इस एलिवेटेड रोड के लिए मांगा था, उन्होंने NK सिंह साहब ने वो पैसा 450 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। ये बात है 2020 के शुरुआत की। मैं क्योंकि गंगा स्वच्छता का मंत्रालय भी मेरे पास में है जी, और हमारे पास में सभी तरह के तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं नदी के स्वच्छता और पुनरुद्धार को लेकर के मेरे मंत्रालय के साथ जुड़े हैं। एक प्लेटफॉर्म जो मैंने बनाया था सी गंगा नाम से, जिसमें 7 IITs के अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर्स उसके साथ में, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के कुछ एक्सपर्ट्स भी उसके साथ में जुड़े हैं। प्रोफेसर तारे हैं कानपुर IIT के, उनके नेतृत्व में वो प्लेटफॉर्म काम करता है। मैंने प्रोफेसर तारे को यहाँ भेजा, उनके साथ में एक डेलीगेशन ऑफ ऑलमोस्ट 14 पीपल वो यहाँ आए। उचियाडा गांव से, जो करण सिंह जी का गांव है, वहाँ से वो नदी प्रारंभ होती है, 31 किलोमीटर लंबाई तक बहती थी। अभी वो पूर्ण रूप से गंदा नाला है, अनट्रीटेड सेमी ट्रीटेड सूवेज जाता है। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अशोक गहलोत साहब के उस शहर में जिस पार्टी से करण सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी नदी की स्वास्थ्य ऐसा था, इसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं की होगी। मैंने उस सी गंगा के स्पेशलिस्ट को, एक्सपर्ट्स को यहाँ भेज करके सर्वे कराया। उचियाडा से आराबा तक 31 किलोमीटर तक उन्होंने नदी के गंदे पानी में पैदल चल के, राजस्थान सरकार के कुछ इंजीनियर्स जिनको कलेक्टर ने मेरे कहने से डेजिग्नेट किया था, आज वो दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं है, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उस टीम ने 31 किलोमीटर नदी के गंदे पानी में 2 दिन तक चल करके सर्वे किया, ड्रोन से सारा मैपिंग किया, उसकी DPR बनाई, और 2020 के मध्य पर 2020 तक हमने वो DPR कलेक्टर जोधपुर को सबमिट कर दी। मैंने 4 बार कलेक्टर जोधपुर को फ़ोन किया, ये जब पाया कि वो DPR आगे जयपुर तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि पानी तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, राज्य को ही करना है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट जाएगा जयपुर, जयपुर से सरकार राजस्थान के उसको जो है फॉरवर्ड करके
अपने कमिटमेंट्स के लिए अप्रूवल दे करके और भारत सरकार को भेजेगी। ये प्रक्रिया थी। सब 4 साल तक वो फाइल जोधपुर कलेक्टर के ऑफिस से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उसको न भेजने के लिए आदेश कर दिया था। मेरे बार बार कागज़ लिखने, केंद्रीय मंत्री की बात कलेक्टर नहीं सुन रहे थे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया था। कलेक्टर तो बेचारा चीफ मिनिस्टर की बात सुनेगा और चीफ मिनिस्टर के गृह जिले की बात सुनेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहती थी, इसलिए रोक दिया। जब तक राजस्थान सरकार फॉरवर्ड नहीं करेगी तब तक हम यहाँ करके काम नहीं कर सकते। जिस सरकार ने और जिस पार्टी ने इस जोजरी नदी के पानी की स्वच्छता को रोकने का पाप किया, वो खुद वहाँ खड़े होकर के और किस मुंह से ये कहते हैं कि जोजरी नदी का पानी गंदा है। उनकी खुद की सरकार, मैं तो ये प्रश्न करूँगा, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका गांव उसके किनारे पर बसा है नदी के, आज उनको वो नदी दिखाई दी। पिछले 5 साल में उस नदी को जब उन्होंने देखा होगा तब उनके मन में ये भाव क्यों नहीं आए थे? और जब ये भाव आए नहीं थे, आए होते तो मेरे पास में आकर के उन्होंने एक बार तो कहा होता कि गजेंद्र सिंह जी आपने प्रोजेक्ट की बात की थी, वो प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हो रहा? या उन्होंने जाकर के कलेक्टर से ये पूछा होता और अपने मुख्यमंत्री से जाकर के ये कहा तो होना चाहिए कि हमारी फाइल मंगा करके आप भेज क्यों नहीं रहे हो? ये जिन लोगों ने पाप किया और अपने पाप का ठीकरा दूसरों पे फोड़ने की कवायद करते हैं ना, ये जनता सब पहचानती है। जी सांसद जी, आप मंत्री भी हैं, आपने तमाम काम गिनवाए, पीने का पानी भी आपके हिस्से था, क्या वो काम पूरा हो पाया? बिल्कुल नहीं हुआ, और वो भी एक झूठ आदरणीय करण सिंह जी बोलते हैं। जी देखिए, 2019 में लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो पहले योजनाएं बनाई थी, जिनका जिक्र मैंने किया, उसी की श्रृंखला में पीने का पानी हर घर तक पहुंचे, ये संकल्प देश के सामने लाल किले के प्राचीर से व्यक्त, और जिम्मेदारी आपको दी गई। और जिम्मेदारी मुझे दी गई। देश में उस दिन तक मात्र 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। जी देश में कुल ग्रामीण क्षेत्र में 19 करोड़ 40 लाख ऐसे आवास हैं, उनमें से केवल 3 करोड़ 23 लाख तक। जी हमने राज्यों के साथ पूरा डिटेल डिस्कशंस किए, उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ को जाना, उनके प्रिपेयर्डनेस को समझा, उनकी विलिंगनेस को समझा, उसको डेवलप किया। एक गाइडलाइन जी बनाई थी जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से, अपने कर कमलों से रिलीज़ किया। सामान्यतः होता नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई गाइडलाइन रिलीज़ करे किसी स्कीम की, और वो शुभ दिन था 25 दिसंबर 2019, सुशासन दिवस, अटल जी का जन्म दिवस। जी 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया था, 3 महीने के बाद, और 2 साल तक कोरोना की आपदा के कारण से बहुत चुनौतियां खड़ी हुई। लेकिन फिर भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं, 25 दिसंबर 2019 से आज जब हम 12 अप्रैल को बात कर रहे हैं, लगभग 4.25 साल का पीरियड हुआ है। इस 4.25 साल में जो आंकड़ा 16% था वो आज 76% से ज़्यादा है। जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचा था, वो आज 11.5 करोड़ नए घरों तक पानी पहुंच करके और 14 करोड़ 75 लाख हो गया है। 12 प्रांत जो हैं वो 100% हो गए। गोवा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, दमन दीव, ये 12 प्रांत हैं, ये 100% सैचुरेट हो गए। एक भी घर ऐसा नहीं बचा जहाँ पीने का पानी नहीं जाता। और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे 10 प्रांत ऐसे हैं जो 85% से ऊपर खड़े हैं। बिहार 98% पर खड़ा है। राजस्थान में एवरेज एक्सपेंडिचर एक कनेक्शन का पूरे देश भर में 20,000 रुपये आता है, राजस्थान में 1 लाख रुपये आता है, क्योंकि राजस्थान में दूरियां बहुत ज़्यादा हैं और पानी के स्रोत बहुत दूर हैं। और जोधपुर के बारे में बात करूं तो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जहाँ 2 लाख रुपए पर कनेक्शन खर्च आ रहा था, फिर भी हमने 1 करोड़ कनेक्शन जो राजस्थान में होने थे, जिनके 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किए। राजस्थान को सर्वाधिक बजट दिया, 27,000 करोड़ रुपए पिछले साल तक, और इस बार 13,000 करोड़। 27,000 करोड़ राजस्थान की सरकार को मिलने के बावजूद भी देश में 32 प्रदेश जिनमें काम चल रहा था, उसमें नीचे से
सबसे निचली पायदान पर वेस्ट बंगाल था। आप जानते हैं भली भांति, आदरणीय ममता बनर्जी जी के मन में ये हमेशा ही भाव रहता है कि मोदी सरकार की योजनाएं वहाँ ठीक से लागू न हो पाए, और उनसे ऊपर की पायदान पर लगभग उसी स्तर पर 12% के बेस से शुरू करने के बावजूद भी राजस्थान खड़ा था, जो आज भी नीचे से दूसरी पायदान पर। कितने परसेंट पहुंचा आप? 27,000 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी अशोक गहलोत सरकार पूरे 4 साल में केवल 6,000 करोड़ खर्च कर पाई। और पीने का पानी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती थी, वो 12% से आज भी 50% तक नहीं पहुंच पाए। 50%। और ये पाप जिन्होंने किया, जी। उनके मन में ये भाव था कि अगर हर घर तक पीने का पानी पहुंच गया तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी अमर हो जाएगी। अगले 50 साल तक कांग्रेस पार्टी का खाता भी राजस्थान में नहीं खुलेगा। इसलिए उन्होंने दुर्भावनावश अपनी राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को प्यास से तड़पने के लिए मजबूर किया। और अब करण सिंह जी जैसे नेता खड़े होकर के उसका दोष भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गजेंद्र सिंह शेखावत पर मढ़ने का पाप करते हैं। मंत्री जी, मैं आपको बहुत एक ईमानदारी से बात बताऊं, जब मैं जोधपुर आ रहा था तो एक लड़के का मैसेज आया, जोधपुर के आसपास के किसी गांव का था, तो बोला कि भैया मेरे गांव में सच में पानी नहीं आता और मेरी मम्मी को बहुत दूर जाना पड़ता है लेने। मंत्री जो हैं जल शक्ति मंत्री, वो हमारे इलाके के हैं। 5 साल से वो उनके पास मंत्रालय है, उससे पहले 5 साल सांसद रहे, और वो ये कह देते हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने रोक दिया था। उससे 5 साल भी वही थे। देश भर का जिम्मा उनके पास है, ये बात सत्य है, लेकिन क्या जोधपुर को वो प्राथमिकता नहीं दे सकते थे? जोधपुर के आसपास गाँवों में, जैसे खासकर कि शेरगढ़ के इलाके में कहा गया कि पानी नहीं पहुँचा। देखिए, मैं तो ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन उसका पाप किसने किया? उससे पिछले के 5 साल में जो है वो भारत सरकार की योजना काम नहीं कर रही थी। भारत सरकार की कोई विशेष योजना पीने के पानी को लेकर के नहीं थी, वो तो 2019 में लागू हुई है। और 2019 में जब लागू हुई तब यहाँ गहलोत साहब की सरकार थी। और उससे आगे बढ़ कर के एक बात कहूँ, चाहे शेरगढ़ की बात करें, चाहे लूनी की बात करें, जो सबसे बड़ी चुनौती और समस्या की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, वो है कि जोधपुर में पानी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से आता है। लिफ्ट कैनाल जब डिज़ाइन की गई थी तब जोधपुर शहर के लिए डिज़ाइन की गई थी। अभी उस पर जोधपुर के शहर के अतिरिक्त जोधपुर ज़िले के, बाड़मेर ज़िले के और पाली ज़िले के 1200 के ज़्यादा छोटे बड़े गांव उस पर जोड़ दिए गए। इसके कारण से वो इनएडिकेट जो है वो हो गई है। जितने पानी की आवश्यकता है उससे लगभग 30% कम पानी कैरी करती है वो कैनाल। 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम इसका पैरेलल कैनाल बनाएंगे, जिसकी डीपीआर मैंने 2016 में बनवा दी थी और डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी थी। लेकिन ना वो बना पाए ना आप बना 2016 में जब डीपीआर बना के सबमिट की थी, उसके 1 साल बाद में राजस्थान में सरकार चली गई थी। अशोक गहलोत साहब की सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र में लिखा कि हम 3rd फेज कैनाल बनाएंगे। 2019 के बजट में घोषणा की कि हम जो है लिफ्ट कैनाल का 3रा फेज बनाएंगे। 2019 निकला, 20 निकला, 21 निकला, 22 निकला, 23 में जाकर के उन्होंने टेंडर किया। और वो भी कब? जब सरकार में के पास सिर्फ 6 महीने काम करने के शेष थे। और आज 2024 में है, वो उसका दोष भी भारतीय जनता पार्टी और गजेंद्र सिंह पर बढ़ना चाहते हैं। आप आरोप लगाते हो कि उनकी सरकार में काम नहीं हुआ। उससे पहले की काम नहीं हुआ, नहीं रोका, काम नहीं किया गया। ठीक है। आप जो है, लेकिन उससे पहले की 5 साल में आपकी केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, तो क्या आपने व्यक्तिगत सांसद होने के नाते ये प्रयास किए कि मैं पानी लेकर आऊं? देखिए, उस समय हर घर तक कनेक्शन देना प्राथमिकता और प्लान का हिस्सा ही नहीं था। देश में किसी भी सरकार ने तब तक हर घर तक पीने का पानी गांव तक देना, इसका प्रावधान करने का सोच ही नहीं किया था। तब तक पानी अवेलेबल कराना केवल उद्देश्य होता था। गांव में पानी पहुंचे, चाहे वो पब्लिक टैप से पहुंचे, चाहे जीएलआर बना करके पहुंचे, गांव तक पानी पहुंचना चाहिए था। लोग मटकी लेकर के अपने घर से पानी लेने के उस स्रोत तक आएँ। ये व्यवस्थाएं, इस कॉन्सेप्ट के साथ में काम देश के सभी राज्य सरकारों ने किए थे जी। ये नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए, उचित मात्रा में पहुंचना चाहिए, उचित गुणवत्ता का पहुंचना चाहिए और नियमित रूप से पहुंचना चाहिए। कब तक ये आप काम पूरा कर लेंगे? और खासकर कि
आपके संसदीय क्षेत्र के लोग आपसे ज़्यादा उम्मीद ही रखेंगे। टू बी फ्रैंकली, मैं प्रयागराज का हूँ, मेरी उम्मीदें बाद में आएंगी, पहले जोधपुर के लोगों का उम्मीद होता है भाई कहेंगे हमारा सांसद पहला आकर। प्रयागराज में लगभग 99% काम हो गया है, जिला प्रयागराज में। जी। उत्तर प्रदेश में 80% से ज़्यादा काम हो गया। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन जो सबसे सूखा माना जाता था, उसमें भी लगभग 85-90% काम हो गया। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, प्रोजेक्ट सैंक्शनड है, पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा चुका है, बजट सैंक्शन किया जा चुका है। अब उसके बाद में उनको सिर्फ पैसा खर्च करके, स्टेट शेयर डाल करके, पैसा खर्च करके और काम कंप्लीट करना है। मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार है। हम आने वाले 1.5-2 साल में इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके और जोधपुर में, राजस्थान में किसी भी माता और बहन को पीने का पानी लेने के लिए मटका उठा करके अपने घर से बाहर जाना पड़े, ये संभावना नहीं छोड़ेंगे। करण सिंह उचियारा ने एक और आरोप लगाया और एक उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, मेरी उसमें रुचि जगी। उन्होंने बोला कि ये 10 साल से सांसद हैं, इतने दिन से मंत्री हैं, ये नहर नहीं ला पाए, मुझे सांसद बनाओ, 5 दिन के लिए अगर मुझे कोई जल शक्ति मंत्री बना दे, 5 दिन में मैं नहर ले आऊँगा अगर मुझे जल शक्ति मंत्री बना दे तो। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बचकानी बात नहीं हो सकती। न तो वो सरकार के काम के तरीक़ों को जानते हैं, न वो संसदीय परंपराओं को की समझ उनको होगी, इसीलिए वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। 5 दिन में नहर बना देंगे। हिंदुस्तान में कभी कोई 2.5 दिन का झोंपड़ा नहर की तरह नहर बनी है क्या? ये करण सिंह जी की पार्टी ने जिन बांधों और नहरों का शिलान्यास 1970 के दशक में किया था, उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 106 प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के रूप में ले करके और उनको अब पूरा किया है। मेरे मंत्रिमंडल के, मेरे जल शक्ति मंत्री रहते हुए ऐसे 85 प्रोजेक्ट उन 106 में से पूरे हुए हैं जो 30, 40, 50 साल पहले बोर्ड लगा करके कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिए थे। नहर बनने ये तो संभव है, लेकिन उस नहर में पानी कहाँ से आएगा? देश की कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जिनका पानी बिना बंटवारे के स्टेट्स में सरप्लस पड़ा है कि जिसको उठा करके आप नहर बना करके यहाँ ले आओगे? देखिए, ये शेख चिल्ली की तरह ऐसी बातें करना और दावे करना, ये उन्हीं को मुबारक है। और ये अभी जो यमुना का पानी लाने की समझौता हुआ, ऐसा कोई समझौता हुआ है? वो विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ कागजों पे है समझौता। समझौते तो दुनिया के सारे ही कागज पे होते हैं जी। दुनिया का ऐसा कौन सा समझौता है जो कागज पे नहीं होता? हाँ। समझौते कागजों पे ही होते हैं मित्र। वो कागजों पे समझौता होने में पिछले 30 साल से पेंडेंसी थी। भजन लाल जी की सरकार बनी, मैंने प्रयास किया, और ये समझौता आज से 5 साल पहले भी हो सकता था अगर अशोक गहलोत साहब चाहते तो। जी। सारी राजस्थान की लगभग सारी समस्याओं के पीछे की जड़ जो है अशोक गहलोत की सरकार, ऐसा है आप मानते ऐसा हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, हाँ। गजेंद्र सिंह को यश न मिले, पीने का पानी और सिंचाई का पानी राजस्थान में आने पर मोदी जी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को स्थायित्व और अमरत्व मिलेगा, वो न मिले, इसके लिए षड्यंत्र पूर्वक इन चीज़ों को रोका गया। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट ईस्टर्न राजस्थान के नाल प्रोजेक्ट का था। राजस्थान के सूखाग्रस्त सबसे सूखे 13 जिले, उनके पीने के पानी के समस्या का समाधान करने वाले इस प्रोजेक्ट को, किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने वाले इस प्रोजेक्ट को 5 साल तक गहलोत साहब की सरकार ने अटका करके रखा। हमने उसका ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट बना दिया, अधिकारियों के स्तर पर बैठ करके उस पर स्वीकृति बन गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान की 6 करोड़ जनता की प्यास उससे बुझने वाली थी। लगभग 12 लाख के आसपास एकड़ जमीन उससे सिंचित होने वाली दोनों राज्यों की। उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का तो दूर, उसको लटकाने, भटकाने और अटकाने के सारे षड्यंत्र अशोक गहलोत साहब ने किए। मुझे कई उपाधियों से नवाजा, कई आभूषणों से अलंकृत किया, नकारा, निकम्मा और न जाने क्या क्या कहा, और इस प्रोजेक्ट को एक राजनीतिक भस्मासुर की तरह भारतीय जनता पार्टी को जलाने के लिए उन्होंने खड़ा किया। लेकिन मैंने माननीय मोदी जी की प्रेरणा से इसको एक इंटरलिंकेज ऑफ रिवर की तरह चिन्हित किया और हकीकत को
उन 13 जिलों में 7 दिन का प्रवास करके लोगों को, मीडिया के मित्रों को, सबको समझाया। प्रभाव ये हुआ कि जिस ERCP को लेकर के लोग अपने शादी विवाह के निमंत्रण कार्ड में छपवाते थे कि इस ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिले, उस ERCP पर जिसको भस्मासुर की तरह उन्होंने खड़ा किया था, एक पब्लिक रैली एड्रेस वहाँ नहीं कर पाए उस विषय को लेकर के, क्योंकि जनता जान भी गई थी और पहचान भी गई थी। हमारी सरकार बनने के 90 दिन के भीतर मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों सम्मानीय मुख्यमंत्रियों को साथ बिठा करके समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करा दिया। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल PKC इंटरलिंकेज परियोजना, जिससे राजस्थान के 2.25 करोड़ लोगों को अगले 50 साल तक पीने का पानी मिलेगा, उद्योग के लिए पानी मिलेगा और साथ साथ में खेती का भी 2,80,000 हेक्टेयर रकबा सिंचित होगा। एक उन्होंने ये भी आरोप लगाया आप पे कि आप आउटसाइडर हो। मैंने शहर में पोस्टर देखे तो जोधपुर का बेटा इस तरीके की उन्होंने नारे लगाए, लिखे हुए हैं और आपको बोला कि आउटसाइडर हो। तो डोटासरा जी आए थे तो बोले थे कि मारा शेखावटी का टाबर आ गया है, तो फिर आपने उसका जवाब दिया कि मारा टाबर सिरोही गया है। तो क्या है ये आउटसाइडर और इनसाइडर की पॉलिटिक्स? देखो, मेरी पैदाइश जैसलमेर की है, मेरी कर्मभूमि जोधपुर रही है, मैंने पढ़ाई जोधपुर में की है, मेरी शादी जोधपुर में हुई है, मेरे बच्चे जोधपुर में पैदा हुए, मेरे बच्चे जोधपुर में पढ़े, फिर भी और मैं जोधपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और 2 बार जोधपुर की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। उनके मुख्यमंत्री के पुत्र के सामने भी चुना है और जोधपुर की बेटी आदरणीय चंद्रेश कुमारी जी के सामने भी चुना है। अगर मैं बाहरी हूँ तो पहले वो ये बताएं कि वैभव गहलोत जालौर में क्या है और राहुल गांधी जी वायनाड में क्या है और संगीता बेनीवाल जी पाली में क्या है। अपने गरेबान में झांक करके देखिए, फिर उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करिए। वो पिछले विधानसभा चुनाव में उनसे पूछेगा कि वो कहाँ से टिकट मांग रहे थे। उनकी गाड़ी अक्सर मैंने सुमेरपुर की तरफ जाती हुई देखी है। वो खुद भी कुछ इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि मैं सुमेरपुर से टिकट मांग रहा था। और उससे पिछले चुनाव में, मतलब 2013 के चुनाव में वो उनकी गाड़ी लोहावट की तरफ जाती थी। वो लोहावट में कितना लोकल थे और सुमेरपुर में कितना लोकल है, पहले उस पर तो सोच लें, टिप्पणी करें उस पर। एक आरोप और आप पर जो सबसे ज़्यादा गंभीरता से आपके विरोधी लगाते हैं, उन्होंने आप गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आपके विरोधी संजीवनी घोटाले से जोड़ते हैं और करण सिंह उचियारा ये आरोप लगा रहे हैं कि 2019 का चुनाव गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी घोटाले के पैसे से लड़ा। संजीवनी घोटाले को मुझसे चिपकाने की और उसको लेकर के ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने की कोशिश, पुलिस तंत्र का दुरुपयोग करके मुझे इस केस में झूठा घसीटने के षड्यंत्र गहलोत साहब ने 4.25 साल तक किए थे। लेकिन मुझे न तो किसी FIR ने एक्यूज माना, 450 FIR दर्ज हुई हैं, किसी में भी मुझे दोषी नहीं ठहराया गया। 4 चार्जशीट उस केस में जांच होकर के अब तक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान पुलिस का कोर्ट में सबमिट कर चुका है, उसमें भी किसी में मुझे दोषी नहीं माना। और जब इसी तरह की टिप्पणियाँ अशोक गहलोत साहब ने जोधपुर के सर्किट हाउस में मेरे और मेरे परिवारजनों के लिए की थी, तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। उसमें गहलोत साहब जरूर एक्यूज्ड के कटघरे में हर 7-8 दिन बाद में जब पेशी होती तब खड़े हुए मुझे दिखाई देते। चल रहा है वो मुकदमा? हाँ, दिल्ली के राउस कोर्ट में चल रहा है। और अच्छा, मैं तो आज जिम्मेदारी आप... से कहता हूँ कि उसमें निश्चित रूप से गहलोत साहब की हार होगी ही होगी। उसमें आपको क्या एक जो आरोपी है उसमें विक्रम सिंह इंद्रोही, उनके साथ आपकी जो फोटो थी उसकी वजह से ये सारा परसेप्शन बनाया गया? निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, मैं विक्रम सिंह को जानता था। विक्रम सिंह मेरे सुपरिचित थे। लेकिन 2019 में जब अशोक गहलोत साहब की सरकार बनने से पहले उन पर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं हो, जिस आदमी का कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो, जो सम्मान के साथ में शहर में सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आकर के कार्यक्रमों में बुलाया जाता हो,
मैं तो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हूँ, मुझे सबसे काम पड़ता है, सबसे मेरे परिचय। आप ये मानते हैं कि संजीवनी मामले में आम लोगों का नुकसान हुआ? निश्चित रूप से। तो आपने, केंद्र में भी अब आपकी सरकार है, राज्य में भी है, आपने संजीवनी पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए? मैं फिर कहूँगा तो आप कहेंगे कि आप अशोक गहलोत साहब को दोष दे रहे हैं। अच्छा, बताइए साहब। भारत की सरकार ने 2019 में एक कानून पारित किया था जिसको बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट कहते हैं। वो कानून ऐसे ही अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स जो चिट फंड के कंपनीज के डिपॉजिट्स हैं उनके निवेशकों का पैसा डूब जाने से सुरक्षित करने और डूबने की स्थिति में रिकवर हो सके, इसके लिए एक कानून बना जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बड्स एक्ट कहते हैं। उस बड्स एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका एक से ज़्यादा प्रदेशों में ऑपरेशन हो, एक से ज़्यादा प्रदेशों में निवेश हो या एक से ज़्यादा प्रदेशों में इन्वेस्टर हो एंड उसमें कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है तो इट शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई। शैल लिखा है उसमें। इस संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑपरेशन मध्य प्रदेश में भी था, गुजरात में भी था। गुजरात ने अपने केसेस को सीबीआई में भेज दिया, मध्य प्रदेश ने अपने केसेस को सीबीआई में भेज दिया, राजस्थान में इन्वेस्टर हाई कोर्ट में गए, सरकार ने टूथ एंड नेल लड़ाई की कि सुप्रीम कोर्ट कि इसको सीबीआई में न जाने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में गए इन्वेस्टर तो बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ा किया गया। राजस्थान की सरकार के, राजस्थान की जनता की कमाई के 40 करोड़ रुपए वकीलों पर खर्च किए गए कि ये केस कहीं सीबीआई में न चला जाए। और उद्देश्य केवल एक था, सीबीआई में जाने से एज पर एक्ट जो है उसमें ये प्रावधान है कि इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने के लिए संपत्ति को अटैच करके उसको बेच करके और पैसा लौटाया जा सकता है, जैसा सहारा के केस में हो रहा है। पोर्टल बना करके सरकार पैसे दे रही है। अशोक गहलोत साहब की सरकार ने मात्र इसलिए कि इस फर्जी केस में वो गजेंद्र सिंह को फंसाना चाहते थे, इसलिए 40 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता के टैक्स के खर्च करके और वकीलों को लगा करके उसको सीबीआई में जाने से रोका गया। तो आपको उस वक्त गिरफ्तारी का डर था? जिस तरह के आचरण सरकार कर रही थी, मैंने तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि ये मेरे खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है और मेरे खिलाफ ये जो जांच करने का षड्यंत्र हो रहा है ये धोखा है और इसको रोका जाना चाहिए। और न्यायालय ने गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई, न्यायालय ने बिना किसी प्रॉपर नोटिस के पूछताछ पर भी रोक लगाई और न्यायालय ने मुझे अब तक संरक्षण दिया। अब आपकी सरकार आ गई यहाँ पे, तो क्या संजीवनी पीड़ितों की न्याय की लड़ाई आप लड़ेंगे? और मुझे कुछ पीड़ित मिले, वो बोले कि एक बार उनसे, अगर वो हमसे मिल लें, हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, तो साहब एक बार मिल के हमारा दर्द तो जान लें। ऐसा मैंने तो कभी मना नहीं किया जी, और मैं हमेशा ही मिला हूँ, केवल संजीवनी के पीड़ितों से नहीं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों से मिला हूँ, 7 दिन पहले सहारा के पीड़ितों से भी मिला हूँ। मेरे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। कोई भी पीड़ित, न कोई संजीवनी का या कोई किसी दूसरे विषय से व्यथित व्यक्ति, मेरा दरवाज़ा सबके लिए खुला है। मेरे यहाँ आने के लिए न तो किसी तरह का अपॉइंटमेंट चाहिए होता है, न कोई नोटिस चाहिए होता है, न कोई हाजिरी रजिस्टर होता है, न कोई एंट्री रजिस्टर होता है। कोई भी आए, स्वागत है, आए, मैं उनके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ। गहलोत साहब ने जब संजीवनी के पाप को मेरे को चिपकाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके घर पे बिठा करके बहुत सारे इंटरव्यू किए। देखिए, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में न तो मैं और मेरी पत्नी, मेरे परिवार के 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे, मेरी पत्नी के परिवार के 3 पीढ़ी ऊपर और मेरे बच्चों तक कोई भी, हम न तो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर हैं, न उसके मैनेजमेंट में कहीं हैं, न हमारा कोई रिश्तेदार और हम लोग कहीं उसके प्राइमरी मेंबर हैं, न उसके एजेंट हैं और न उसके इन्वेस्टर हैं। और ये जो आरोप लगाया कि आप विक्रम सिंह इंद्रोही के पार्टनर रहे हो, बिजनेस पार्टनर, इस तरह की भी आरोप लगाया गया। मैंने अपनी 2014 में राजनीति में आने के समय में मैंने अपनी कुछ कंपनियां और शेयर होल्डिंग्स एलिनेट किए थे
डाइल्यूट किए थे। उसमें से कुछ कंपनी के शेयर जो है वो विक्रम सिंह ने खरीदे थे इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तब तक तो उन पर कोई दाग नहीं था। और इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप मुझसे कुछ शेयर खरीदते हैं या मैं आपसे कुछ शेयर खरीदूं और आपको भुगतान करूं, आपको ये जानने का आपके पास में क्या मार्ग है कि मैं वो पैसा बैंक में, मेरे बैंक में कहां से आया? और देश का कौन सा कानून ये कहता है कि पहले आप कोई भी आदमी से चेक लेने से पहले आप इन्वेस्टिगेट करोगे? और देश का कौन सा कानून आपको ये अधिकार देता है कि जो आपको चेक से पेमेंट कर रहा है किसी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में, उसके पैसा कहाँ से आया उसकी आपको जांच की जानी चाहिए। एक बिजनेसमैन है, शहर में रहता है, अच्छे जो है सर्कल में उठता बैठता है, गणमान्य अतिथि की तरह बुलाया जाता है, उसको अगर उसके साथ में कोई कंपनी डील करे और उसका शेयर्स जो है उसकी वैल्यू, ड्यू वैल्यू जो है उसको भी इन्फ्लेटेड नहीं, उसकी ड्यू वैल्यू आपके पास में आए, आप प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ में आए और आपके बैंक में आए, बैंक में आप आने के बाद उसका प्रॉपर टैक्स पे करो उसके कैपिटल गेन का, उसके बाद में दोष कहाँ रह जाता है? आपने एक बात कही कि जो अगर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक फॉर्मर डायरेक्टर को शेयर बेचना वो अगर अपराध है तो उस व्यक्ति ने दूध भी खरीदा होगा किसी से उसी पैसे से, तो दूध वाला और भैंस भी उतनी ही अपराधी है। अखबार खरीदा होगा तो अखबार भी उतनी ही अपराधी है, अखबार छापने वाला भी। और सौरभ द्विवेदी और आप दोनों का टीवी चैनल देखा होगा, उसको सब्सक्राइब करने के लिए 25-50 रुपये अपने जो है आपका टीवी नेटवर्क सिस्टम को दिया होगा, जो आपका सेट टॉप बॉक्स को दिया होगा, उस कंपनी को दिया होगा, तो वो भी उतना ही दोषी है। उसका कुछ पैसा शायद आपकी कंपनी में भी आया होगा, आप भी उतना ही दोषी हैं। आपने जो कमोडिटी, यू वर हैविंग ए कमोडिटी, आपके पास जो कमोडिटी थी वो आपने बेची, उसका पैसा आपके पास में आया। मेरे पास शेयर थे, मैंने शेयर बेचे। आपके पास में टीवी का प्रोग्राम है, आप टीवी का प्रोग्राम बेचते हैं। रेल मंत्रालय के पास में रेल का टिकट है तो रेल में मंत्री भी दोषी है। सब्जी बेचने वाले के पास सब्जी है तो वो भी उतना ही दोषी है। अच्छा, बोनाफाइड सेलर को एक्यूज कैसे बनाया जा सकता? कौन सा कानून कहता है? ठीक बात, आपने अपना वक्तव्य रखा इस पर। ये जो आपने कहा कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहे, तो ये बात हर किसी ने कहा कि चाहे जोधपुर हो चाहे दिल्ली हो, गजू बना के घर पे जाने के लिए आपको कोई परमिशन या अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके विरोधी ने ये एक शब्द इस्तेमाल किया, बोले कि आरोप लगाते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत मीठी मौसी हैं, वो बात सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। आपके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हो तो बुरा लगता है? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, होती है? मुझे व्यक्तिगत टिप्पणियों से बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री जी ने मुझे नकारा, निकम्मा और पता नहीं क्या क्या कहा है। अब जब उनके नेता ही इस तरह की भाषा बोलते हैं तो वो इसी तरह की भाषा बोलेंगे। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये वो नहीं बोलते, उनकी खिसियाहट बोल रही है। और खिसियाए व्यक्ति अगर कुछ बोले, अपनी न टाले जा सकने वाली हार को सामने देख करके अगर बोले, मुझे तो उसमें किसी भी तरह का दुख नहीं होता। उल्टा उनकी मानसिक स्थिति को देख करके, उनकी खिसियाहट को देख करके पीड़ा जरूर होती है उनकी मन स्थिति पे। एक बड़ा दावा और किया, बोले अब की बार राजपूतों का वोट मुझे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने वहाँ पे गुजरात में बयान दिया और उसका फ़ायदा जो है उससे राजपूत नाराज़ है और राजपूतों का वोट मुझे मिलेगा। और दूसरी चीज़, एक राज शेखावत है, उनकी पगड़ी उछाली गई, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो आई डोंट फॉलो ऑल दीज थिंग्स, पर मैं टीवी में इन चीज़ों को देखता हूँ, न मुझे आजकल फुर्सत है कि मैं ये सब चीज़ें देखूँ। मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पुरुषोत्तम रुपाला जी को मैं वर्षों से जानता हूँ। वो बहुत संजीता व्यक्ति हैं। अच्छा, उन्होंने इस तरह की कोई गैर जिम्मेदार टिप्पणी इंटेंशनली की हो, इसकी कोई संभावना ही नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ। और राजपूत किसको कितना मत देगा ये तो 4 जून को सबके सामने आ जाएगा, तब तक इंतज़ार करते हैं। अच्छा, आपका जो है एक तो सीट के आसपास काफ़ी बात हो गई। इंटरनली पार्टी में सब कुछ ठीक है। जो शेरगढ़ का बीच में जिक्र आया था, वहाँ के विधायक हैं बाबू सिंह, उनके साथ कुछ मतभेद हुआ था क्या? देखिए, परिवार में काम करते हुए हो सकता है कि कहीं छोटा मोटा किसी विषय को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन वो मतभेद मन का भेद नहीं होता। हम स्टूडेंट लीडरशिप से साथ हैं,
मैं जब स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था तब वो कॉमर्स कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट थे। मैंने साथ मिल करके उनको प्रेसिडेंट भी बनाया था और तब से लेकर के इस राजनीति की यात्रा में हम साथ साथ हैं। कहीं किसी विषय को लेकर के छोटा मोटी विषय भी आया, हमने बैठ करके उसको समाप्त किया। आज बाबू सिंह राठौड़ पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से शेरगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में मुझे लगभग 50,000 मतों का अंतर मिला था। 2019 के चुनाव में लगभग 42,000 मतों के अंतर से मुझे वहाँ बढ़त मिली थी और अब की बार शायद एक नया इतिहास वहाँ रचा जाएगा। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है। एक दो सवाल और मैं राजस्थान के लिए जान लेता हूँ। आपकी पिछली बार 2 बार 25 की 25 सीटें आई, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस बार के चुनाव में क्या कुछ सीटें फंसी हुई लग रही है, और खासकर कि आपके पड़ोस की बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर सीट की खूब चर्चा है? देखिए, जहाँ तक 25 सीट जीतने का प्रश्न है, मैं फिर कहूँगा कि, और जिम्मेदारी से कहूँगा कि इस बार हम फिर एक बार 25 के 25 सीटें जीतेंगे जी। और पिछली बार जितने कुल मतों के अंतर से हम 25 सीटें जीते थे उससे ज़्यादा अंतर से जीतेंगे। तो हमारे मतों का प्रतिशत भी बढ़ेगा और अंतर भी बढ़ेगा। पिछले चुनाव में भी सभी लोग इस तरह के कयास लगाते थे कि 5 सीटें फंसी हुई। 2014 के चुनाव में भी इसी बाड़मेर की सीट को लेकर के भी जब परिस्थिति लगभग ऐसी थी, आदरणीय श्रद्धेय जसवंत सिंह जी, स्वर्गीय जसवंत सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट, कांग्रेस पार्टी से हरीश चौधरी जी चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस से आए हुए सोनाराम जी चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से विजयी हुई थी। इसी तरह के कयास झुंझुनू को लेकर के भी लगाए जाते थे, सीकर को लेकर के भी लगाए जाते थे, चूरू को लेकर के भी लगाए जाते थे, लेकिन दोनों बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजयी हुई। अब की बार भी होगी। रविंद्र सिंह भाटी जो 26 साल के युवा नेता हैं, एकदम टॉकिंग ऑफ टाउन टाइप से नाम हो गया, काफ़ी चर्चा। गुजरात में जाकर के वो प्रचार लोगों को बुला रहे हैं। और लेकिन जो आसपास के लोगों ने कहा, जो मुझे बताया गया, मैं आपके सामने हूबहू रख देता हूँ कि रविंद्र तो बीजेपी में आ गया था, लेकिन जो आसपास के बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते थे, इसलिए टिकट कट गया और इस वजह से वो निर्दलीय गया, और तब भी निर्दलीय था, अब भी निर्दलीय है। और आपसे ये कहते हैं कि आप जो है आपने विरोध किया था। हाँ, मुझे लगता है सब चीज़ें मैंने ही की थी। आप बड़े नेता हैं, इस सेंटर पॉइंट है क्या? ऐसा नहीं है। रविंद्र ने बेशक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। ज्वाइन करने से पहले भी वो मेरे छोटे भाई की तरह था, ज्वाइन करने के बाद में भी मेरे छोटे भाई की तरह था, और व्यक्तिगत रूप से आज भी वो मेरे छोटे भाई की तरह प्रिय है। और मुझे उन्होंने आज तक अपने बड़े भाई की तरह सम्मान दिया है। राजनीतिक रूप से वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं, हम दोनों अलग अलग कैंप्स में हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे यहाँ कोई दूरी किसी भी तरह की नहीं है। तो आपने कहा नहीं कि छोटे भाई क्या कर रहे हो, विधानसभा लड़ लिए, विधायक बन गए, अब ये सांसदी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, रहने दो? ये आपको कैसे लगता है कि नहीं कहा? कहा, थोड़ा बताइए क्या मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने बिठा करके बात भी की कि मित्र ऐसा न करो, अधीर मत हो, लेकिन ये उनका अपना निर्णय था, उन्होंने निर्णय किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भी मैंने उनको बिठाया था, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय लिया है। अपना निर्णय लेने के स्वतंत्र है, सबको अपना निर्णय लेना चाहिए और जनता अब अपना निर्णय करेगी। तो वहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी की फाइट किससे मान रहे हो? कांग्रेस की कैंडिडेट उम्मीदवार राम बेनीवाल या निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी? मुझे लगता है कि लगभग त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन विजयी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। इसमें कॉन्फिडेंट है आप? हाँ। 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर की रैली होगी, आप जाएंगे? आज ही है 12 तारीख। अरे हाँ, ये बताइए कि इतना इत्तेफाक है कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं और भूल गए कि इतनी रात हो गई, तो आपको जाना होगा? मुझे अभी तक तो पार्टी ने इसको लेकर के कोई निर्देश नहीं दिया है, अगर होगा तो मैं जरूर। लेकिन आपका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, काफ़ी। कितना बड़ा एरिया है आपके क्षेत्र का? जोधपुर से लेकर के जहाँ हम अभी बैठे हैं, यहाँ से लेकर के लगभग 500 किलोमीटर पाकिस्तान तक। इतना बड़ा क्षेत्र, मतलब दिल्ली से आदमी कानपुर पहुंच जाए, दिल्ली से आदमी जोधपुर पहुंच जाए तो 600 किलोमीटर होता है, और जोधपुर से मेरी कॉन्स्टेंसी के अंतिम छोर तक पहुंचे तो 540 किलोमीटर होता है। ह्यूज। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हर सवालों का बहुत बेबाकी से, और इतनी रात को जब हम ये इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं, अब तो सुबह होने वाली है, सुबह 3 बजे AM हो गया, 3 AM। मुझे मेरे दिमाग में जितने सवाल थे मैंने काफ़ी नोट डाउन कर लिया था कि कई बार आप
नींद नहीं पूरी होती, मेरी भी नहीं पूरी हो रही, क्योंकि हम बहुत ट्रैवल करना पड़ता है और आपका राजस्थान वाकई बहुत बड़ा है। ईमानदारी की बात है कि एक तहसील से दूसरे तहसील में जाने में लगता है कि जिला पार कर रहे हो। एक गांव, एक पंचायत से दूसरे पंचायत तक जाने में 20-25 मिनट मिलते हैं। हाँ, वो ये इसमें, और मुझे तो जोधपुर के कुछ लोगों ने कहा कि भैया यहाँ 50 किलोमीटर तो हम कुछ मानते ही नहीं है, कि 50 किलोमीटर यो अभी आ रहा है। और वो बोलते हैं कि टाबर, आप लोग बच्चों को टाबर बोलते हैं ना, और मंच से भी आपने टाबर का जिक्र किया, क्या बोला था आपने? ये मैंने कहा था कि हमारे जोधपुर का एक बच्चा यहाँ आ गया है। नहीं, आपने अपनी भाषा में कहा था। मारो एक टाबर अठे आ गया है, हाँ। इरो लाड राख जो आज जो उरो पाछ होते थी जो हमारे घर का एक बच्चा यहाँ आ गया है भूल से, उसके प्रेम से रखना और उसको प्रेम से रख के सकुशल वापस हमको हमारा वापस दे दें। ये वैभव गहलोत के लिए आपने कहा तो? हाँ, वो जैसलमेर जोधपुर छोड़ करके जालौर में चुनाव लड़ने गए हैं। अगर जोधपुर इतना ही सेफ होती जो करण सिंह जी आशा लगा करके बैठे हैं, तो गहलोत साहब अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ करके, अपने बेटे की सीट छोड़ करके जालौर क्यों जाते हैं? अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर की राजनीति की धुरी, एक मुख्यमंत्री बन गए 3 बार, ये केंद्र में मंत्री हैं, 2 बार इनका नाम बार बार चला कि मुख्यमंत्री की लिस्ट, जो रेस की लिस्ट होती। अच्छा, ये सब मीडिया में नाम वाम चलता है तो आप लोग देखते हो तो क्या सोचते हो? देखिए, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने पहले भी टीवी के ऑन एयर इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं उस विचारधारा से आता हूँ जहाँ व्यक्ति कहाँ किस भूमिका में काम करेगा ये तय व्यक्ति नहीं करता, उसका संगठन करता है। मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष बना और मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, तब अमूमन छात्र संघ के चुने हुए अध्यक्ष अपने लिए राजनीतिक ज़मीन की तलाश करते हैं। मैंने भी राजनीति का छात्र संघ का अध्यक्ष का जब टेन्योर पूरा हुआ, तब मेरे लिए भी इस तरह की संभावनाएं थी। श्रद्धेय भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, मेरा उनसे पारिवारिक संबंध था, लेकिन मेरे मेंटर्स ने मेरे से ये अपेक्षा की कि मुझे बॉर्डर पर जा कर के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काम करना चाहिए जी। मैंने 20 साल तक उनके लिए काम किया और मैं कभी भारतीय जनता पार्टी की दहरी पे भी नहीं चढ़ा, प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली और कभी भारतीय जनता पार्टी के मंच पे नहीं गया। मैं जोधपुर भाजपा के कार्यालय की दहरी पे कभी नहीं चढ़ा। जब मेरे मेंटर्स ने तय किया कि मुझे राजनीतिक जीवन में जाकर के काम करना है, तो मैंने पूरी ताकत के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में, उत्साह के साथ में यहाँ काम किया। अगर आज भी मेरे मेंटर्स ये तय करें कि मुझे अब वनवासी कल्याण परिषद में जाकर के काम करना चाहिए, तो मैं इसी ऊर्जा, इसी उत्साह, इसी उमंग, इसी खुशी के साथ में काम करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जहाँ भी काम करूँगा वहाँ लक्ष्य एक ही होगा और वो होगा भारत माता की जय। चलिए, एक सप्लीमेंट्री सवाल छूट गया था, वो भी मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए, बार बार तो समय मिलता नहीं। रविंद्र सिंह भाटी जो है वो अभी भी बीजेपी के सदस्य हैं, निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की, उनको निकाला नहीं? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, मेरी जानकारी में नहीं। वो लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे सदस्य, वो कुछ भी लिखते होंगे, लेकिन क्योंकि जब उन्होंने पिछला चुनाव विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार के विरुद्ध लड़ लिया, उसके बाद में वो सदस्य होंगे, मैं तो नहीं मानता इस बात को। इसी को भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मैं आधिकारिक रूप से टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जानकारी में नहीं है। इसीलिए वो जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि दोनों एक ही हैं, बीजेपी और रविंद्र एक ही हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे थे वो। चलिए, रात के 2 बजे शुरू हुआ इंटरव्यू, 3-3:15 बजे वो खत्म हो रहा है। मंत्री जी गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोगों ने कहा। विरोधी कह रहे हैं कि अब की बार जो है मुश्किल लड़ाई है, लेकिन जो सवाल थे सारे सवालों के इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए, जो आरोप थे उसके बेबाकी से जवाब दिए और आरोप भी बड़ी ही बेबाकी से लगाए। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरे कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है और मंत्री जी आपको बहुत शुभकामनाएं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया।